नमस्कार दोस्तों। वॉलेट कंपनी टॉक चार्ज को लेकर क्लिक इंडिया ने पहले स्टोरी की थी। कई यूजर्स ने इस वॉलेट कंपनी को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं, जिसमें उनका कहना है कि आखिर इस वॉलेट कंपनी पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। पूरे मामले में इस कंपनी के कस्टमर्स का आरोप है कि कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। क्लिक इंडिया के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सोनू लिखते हैं कि इस फाइनेंशियल स्कैम में आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। तो वहीं एक अन्य यूजर कुलदीप इस मामले में ठीक से जांच नहीं होने पाने का दोष आरबीआई और साइबर पुलिस पर लगाते हैं। दूसरे यूजर राजेश लिखते हैं कि बुरा तो तब लगता है जिस जनता को सर आंखों पर बैठाकर सत्ता पर काबिज करती है। जरूरत पड़ने पर नेता और सरकार दोनों ही मुंह मोड़ लेते हैं। टॉकचार्ज के इस कथित मामले पर राज लिखते हैं कि 5,000 करोड़ कोई छोटा स्कैम नहीं है, फिर भी सरकार पिछले 4 महीनों से इस स्कैम को नज़रअंदाज कर रही है। एक अन्य यूजर लिखते हैं कि वॉलेट कंपनी के मामले में ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा घोटाला होगा। इस मामले में एक अन्य यूजर महेश का कहना है कि उनका अकेले ही इसमें 22 लाख रुपया फंसा है। तो मानो सभी यूजर्स के कितने होंगे? शायद 5,000 करोड़ से ज़्यादा। सरकार और आरबीआई जल्द ही बड़ा एक्शन ले तो अच्छा होगा सभी कस्टमर्स के लिए। नसीम और शरीक भी टॉकचार्ज के वॉलेट में 10 और 7 लाख रुपए फंसे होने का दावा करते हैं। और नसीम कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। यूजर्स जो दावे कर रहे हैं, अगर उनके दावों में सच्चाई है तो परेशान होना तो लाजमी है। एक मिडिल क्लास फैमिली बस ये चाहती है कि उसके घर का खर्च सही तरीके से चले, और उसके लिए वो कैशबैक या इस तरह के अन्य लुभावने ऑफर्स पर भी ध्यान देते हैं, ताकि जो बच सके वो बचाया जा सके और घर के अन्य खर्चों को मैनेज किया जा सके। लेकिन कंपनियां इस बात को नहीं समझती। उनके रसूख और शाम ढलने तक धनकुबेर होने के सपने इस हद तक हावी होते हैं कि इसमें सरकार, पुलिस, प्रशासन सबके ऊपर सवाल उठने लगते हैं। टॉकचार्ज में पैसे फंसे होने को लेकर एक अन्य यूजर अभिषेक मनी से क्लिक इंडिया ने बात की, तो जो निकल कर सामने आया वो बहुत चौंकाने वाला है। ये जो मामला आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, इससे बहुत लोग अनभिज्ञ हैं कि ये भारत का आज का 2024 का सबसे बड़ा घोटाला है, और इसको हम एक तरह से मोदी का डिजिटल स्कैम भी बोल सकते हैं, कि जिससे भारत के लाखों यूजर्स प्रभावित हो गए हैं और कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। मैं अब शुरुआत से आपको बताता हूँ कि कैसे ये सारे कांड चालू हुए। ये जब से मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, उन्होंने उसके बाद डिजिटल इंडिया पर बहुत फोकस किया। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग, हमें भी लगा कि सुविधा बहुत है, डिजिटल इंडिया से ईज हो जाता है, कहाँ फिजिकल फॉर्म भरो और ये करो। तो हमें भी बहुत खुशी हुई कि मोदी जी जब डिजिटल इंडिया कर रहे थे, बट इसके पीछे का मकसद हमें बाद में पता चला। जब ये स्कैम हमारे सामने साथ हो गया, अब हमें समझ में आता है कि कैसे लोगों के पैसे लूट जाते हैं डिजिटल इंडिया के नाम पर। 2015 में एक कंपनी बनी जो गुड़गांव बेस्ड थी, टॉक चार्ज के नाम से, जिसने रजिस्टर कराया, आरओसी में फाइल। इस कंपनी ने जो अपना मूल पत्र जो आरओसी में फाइल किया है, पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस इज एफिलिएट मार्केटिंग। पहले 1 साल यही काम किया 2016 में, लेकिन फिर उन्होंने उस समय और भी जैसे वॉलेट्स थे, इस तरह इसने भी अपना एक वॉलेट चालू, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है। आप समझ ही रहे हैं, पहले हम लोग बिजली के बिल लाइन में खड़ा होके जमा किया करते थे चेक या कैश के माध्यम से, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बैंक के जरिए, वॉलेट के जरिए ये सुविधा मिलने लगी, ज्यादातर लोग जो थोड़े पढ़े लिखे थे, सबने कोशिश किया कि इस जरिए से फायदा उठाए जी। तो मैंने भी देखा वॉलेट। उस समय कई तरह के वॉलेट आए, पेटीएम आया, ऑक्सीजन आया, टॉक चार्ज आए, कई सारे वॉलेट आए। और शुरुआत में वो लोग आपने सभी कैशबैक भी देते थे कि अगर आप पैसे ऐड करेंगे या बिजली का बिल पेमेंट करेंगे तो इतना का कैशबैक मिलेगा। तो इसी तरह से इनका भी स्कीम था। आप कुछ 4500 5,000 रुपया डालेंगे तो शुरुआत में आपको 5-6 रुपये, लेकिन इनका स्कीम थोड़ा सा डिफरेंट था। ये कहते थे कि आप 5-6 महीने पैसे रखेंगे तो आपको 600-700 रुपये मिलेंगे, विच वॉज लॉजिकल, क्योंकि आप पैसे उतने दिन रख भी रहे हैं। और ऐसे भी जब ऑक्सीजन वगैरह, पेटीएम वगैरह भी 10% कैशबैक उस समय सारी कंपनी देती थी, तो हमें भी लगा कि स्कीम सही है। तो हमने इसमें पैसे डाले। इसका एक ही होता था कि आप इस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं, आप इसको सिर्फ पैसे को बिजली बिल या मोबाइल के रिचार्ज, प्रीपेड वगैरह में यूज कर सकते हैं।
तो हम आम आदमी के लिए कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा हमारे जितने महीने के खर्चे हैं उतने के अगर हम बिल इसके थ्रू पे कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा वापस ना भी आए, अल्टीमेटली तो हमारा बिल में यूज हो गया, और अगर हमारे को कुछ कैशबैक मिल गया तो वो हमारा फायदा हो गया। तो ये एक आम आम इंसान की सोच होती है। और ये साइट जो थी तो इस तरह से, और हर महीने ये टाइमली कैशबैक देती थी, तो हमें धीरे धीरे विश्वास होता गया। ऐसे करके इसने कुछ 30 लाख यूजर जुटाए और उनसे करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा कर लिए। इसने इस रुपए जमा करने के पीछे प्लान क्या बनाया, जैसे शुरू में आपको जो पैसे रखती थी, स्कीम होती थी 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने टाइप्स, उस स्कीम की एक अवधि को बढ़ाता गया। पहले जो कैशबैक आपको मिलता था, अगर 600-700 रुपए मिलते थे 6 महीने में मिलते थे, अब ये कहते हैं 1.5 साल 2 साल रखो। तो और ज्यादातर कैशबैक आपको आखिरी के महीने में मिलता था। तो नेचुरली कोई भी इंसान सोचेगा कि मैं पूरी स्कीम को पूरा कर लूं, जैसे एफडी आदमी पूरा करता है। तो इस तरह से आप एक तरह से साइकोलॉजिकल फंस गए। तो इस तरह से बहुत सारा पैसा इनके पास जमा हो गया और इन्होंने फिर अपना रियल जो इनका एम था वो चालू। सबसे पहले इन्होंने सितंबर महीना में हर एक बिल पेमेंट पर 20% का कन्वीनियंस फीस लगाया। आप किसी भी वॉलेट कंपनी को देखेंगे, कोई भी कंपनी 20% नहीं लेती है। कन्वीनियंस फीस मैक्सिमम होगा तो 10 रुपया 20 रुपया इस तरह का कोई कन्वीनियंस फीस ले सकती है। अब शेख जी एक चीज़ बताएंगे, ये लगातार जैसा कि आप बता रहे हैं कि लगातार आपके अनुसार कंपनी गलत करती जा रही थी, तो क्या पहली गलती जब कर रही है कंपनी तो फिर दूसरी गलती आप लोग करने का क्या मौका नहीं दिए, या फिर क्या आप लोग अवेयर नहीं हुए उस चीज़ से? आखिर कैसे बार बार उस जाल में फंसते गए? नहीं सर, बिल्कुल सही बात है आपका। आज आप मेरे ऊपर कह सकते हैं कि अगर गलती समझ के भी मैंने इसमें पैसे डाले होते तो इसका मतलब मैं बहुत लोभी हूँ और फ्रॉड जानकर भी मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिस दिन इसने मुझ पर पहली बार कन्वीनियंस फीस लगाया, वो मेरे ऊपर इसने अलग अलग लोगों पर अलग अलग महीने पर लगाया। मुझ पर इसने अक्टूबर महीने में पहली बार मैंने देखा कि मेरा पहली बार जब मैं बिल पेमेंट करने गया कुछ 10 अक्टूबर के आसपास, तो मैंने देखा 20% अमाउंट बढ़ा हुआ नजर आया। कई लोगों पर इसने जुलाई अगस्त में भी लगा दिया, लेकिन यूजर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया थे तो मुझे पता नहीं था कि किसी और के ऊपर पहले लग चुका है। जब पहली बार मुझ पर अक्टूबर में लगा तो मैंने तुरंत ही कस्टमर केयर को कंप्लेंट की। मैंने कहा कि भाई ये तो कोई सही नहीं है और कि आप 20% लगाते हैं बिल पेमेंट पर, ये तो कोई भी चार्ज नहीं करती है। तो उनका जवाब बोल बोल था कि हम क्योंकि आपको कैशबैक भी देते हैं तो आप देखिएगा नेट फायदा में ही रहेंगे। मैंने कहा कैशबैक की आपकी स्कीम तो हमने पहले ली। आज आप अगर कोई कन्वीनियंस फीस लगाते हैं तो कानूनन कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लगता है। जो मैं फ्रेश कोई आपके स्कीम में लगाऊंगा उसमें आपको चार्जेस लगा सकते हैं, बट जो पैसा मैंने 1 साल पहले आपके यहाँ डाला हुआ है उस पर आप 20% काट ले, ये तो अनैतिक है ना। क्योंकि उस समय तो मुझे आपने नहीं बताया था कि ये जो पूरा अमाउंट है इसमें से मैं ये फीस काट लूंगा। चलो थोड़ी लड़ाई हुई मेरी, लेकिन मैंने कहा ठीक है, ये आदमी ये लोग फ्रॉड पर उतर आए हैं, अब इनके यहाँ 1 रुपया भी डालना नहीं है, धीरे धीरे इसको पैसे को निकाल लेना है। जैसे आपने कहा कि जब एक बार पता चल जाए तब तो अगर आप गलती करोगे तो सरकार भी बोलेगी कि भाई तुम्हें फंसने किसने बोला था। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। तो उस दिन के बाद मैंने इस कंपनी में 1 रुपया भी नहीं डाला, लेकिन इस कंपनी ने पैसे निकालने के सारे जरिया बंद कर दिया उसके बाद। अच्छा, उसके बाद आपने जो इन्वेस्ट किया था वो पैसे आप चाह के भी निकाल नहीं पा रहे थे? नहीं, इन्होंने सर क्या किया, जैसे मैंने कन्वीनियंस फीस नहीं दिया, अब कुछ ही दिन बाद जैसे मैं बिजली बिल का पेमेंट, क्योंकि ये पैसे तो विड्रॉ करने देते नहीं थे, आपको बिल के थ्रू ही करना पड़ता है। तो जी मैंने सपोज अपने घर का बिजली का बिल पे किया, पटना में मेरा घर है जी। उसका बिल कुछ 7-8 हजार रुपए का था, मैंने पे किया, बैलेंस से दिखा के कट गया। लेकिन ये पैसा बिलर के पास गया ही नहीं। कुछ दिनों के बाद मेरी मम्मी ने बोला कि बिजली विभाग से फोन आया है कि आपने इस महीने का पेमेंट नहीं किया है। तो मैंने कहा अच्छा, पैसा कट गया, मनी डिडक्शन दिखा रहा है, लेकिन बिजली विभाग को पैसा नहीं गया। नहीं मिला, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है सर। और एक बार नहीं, मैंने जब मम्मी ने बोला मैंने कहा कोई बात नहीं, ये कंप्लेन करता हूँ कि नहीं किया है, तब तक मैं दोबारा ट्राई करूँ। तो मैंने, मेरे घर के 2 नंबर है, वाइफ का नंबर है और एक मेरा है, मैंने उनके नंबर से भी ट्राई किया और अपने नंबर से भी कर दिया कि चलो कोई बात, किसी टेक्निकल रीजन से अगर ये सक्सेस दिखा रहा है और अनसक्सेसफुल हो भी गया तो चलो कंपनी से तो फॉलोअप करके पैसा बाद में लेंगे, पहले अपना बिजली का तो पेमेंट करें, नहीं तो घर की बिजली कट जाएगी, मम्मी पापा को तकलीफ होगी। तो मैंने दोबारा पेमेंट किया, 2 बार 3 बार कोशिश किया, हर बार सक्सेस दिखाए लेकिन पेमेंट वहां ना जाए। सबसे बड़ा फ्रॉड ये कि आपको सामने पेमेंट आपके वॉलेट से पैसा कट जाए, वहां नहीं जाए, उसका कोई हिसाब नहीं। काफी फॉलोअप के बाद कस्टमर केयर कुछ दिनों बाद बोलता है कि आपका कोई भी बिल 1000 रुपए के ऊपर होगा
वो पेमेंट नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि आप 20% प्रायोरिटी पास का पैसा नहीं देंगे। और प्रायोरिटी पास का पैसा कैसा है, आपका जितना वॉलेट का पैसा है उसका 20% लेंगे। तो प्रायोरिटी पास आपने पहली बार सुना होगा उस समय। यस, पहले उसके ओके, पहले मतलब पुराने पैसे को अगर आप कैश करना चाह रहे हैं, फिर ज्यादा वो करना चाहे तो आपको उसके लिए प्रायोरिटी पास की जरूरत है। मैं पहले सही समझ रहा हूँ? हाँ, हाँ बिल्कुल सही सर। पहले जी कहा कि कन्वीनियंस फीस आपको 20% आपको वॉलेट का देना पड़ेगा, जी। तो 20% उधर ले लिया, वो दे दिया आपने। उसके बाद कहा कि आप प्रायोरिटी पास के 20% और दे दीजिए, तो आपके वॉलेट का 40% इन्होंने ले लिया। अब उसके बाद भी आपकी तकलीफें दूर नहीं हुई। आपने प्रायोरिटी पास के पैसे दिए, इन्होंने कुछ आपको 10-15 दिन यूज करने दिया, उसके अंदर ही वो फिर ब्लॉक कर दिया। अब बोला कि भाई फिर सारे फेल अच्छा, होने लगे। प्रायोरिटी पास देने लेने के बाद आपने 15 दिन तक अपने वॉलेट को यूज किया। कुछ यूज किया तो अब जेन्युइन अच्छा, रीजन इस कितना 15 लगेगा दिन सर? में एक चीज और क्लियर कीजिए अब से एक चीज, कि इस 15 दिन में आप कितना पैसा यूज कर सकते थे? कुछ ऐसा भी था क्या कंपनी के द्वारा? पहले तो कुछ अनलिमिटेड लिखा गया था, नहीं तो कोई पास लेता ही नहीं, लोग कंप्लेन करते। तो इस पहले तो बोला गया कि प्रायोरिटी वास्ते कोई दिक्कत नहीं आएगी, और हम क्यों ले रहे हैं इसका रीजन बताया गया कि हमारा जो पुराना जो एपीआई जो सर्वर का जो डेवलपर था, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो हम नया एपीआई डेवलप करा रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर में। उसके लिए कंपनी को काफी खर्चा लग रहा है, तो वो आपसे वसूल कर रहे हैं। तो आप हमारा कोऑपरेशन कीजिए और इसके बाद आपका सब कुछ सही हो जाएगा, आपको पहले जैसे सर्विस मिलती थी मिलेगी। तो अब मजबूरन, क्योंकि ब्लैकमेल थे, क्योंकि पैसे तो निकल नहीं सकते थे, एक ही तरीका था बिल पेमेंट का, तो मजबूरन अधिकतर लोगों ने प्रायोरिटी पास। अब प्रायोरिटी पास आपने पहले 20% कन्वीनियंस फीस दे दिया, 20% ऑफ प्रायोरिटी पास। इसके बाद इन्होंने एक और थर्ड घपला। अब क्या किया सर, 10 दिन भी नहीं हुए, 10-12 दिन भी नहीं हुए, क्योंकि पहले तो प्रायोरिटी पास के आप पैसे देते हैं, उसको एक्टिवेट करने में 4-5 दिन खराब करते हैं, 10 दिन भी आप यूज नहीं कर पाते। 10 दिन में आप कितना बिल यूज कर लेंगे? इतने दिन के अंदर इन्होंने एक नया फिर से फेल करना चालू कर दिया पेज, और अब बोला कि हमारा सर्वर का लिमिट फ्लक्चुएट कर रहा है, और इसलिए अब हर वॉलेट की लिमिट 10% से ज्यादा आप महीने में यूज नहीं कर सकते। तो ऑटोमेटिकली आपने पैसे दिए अभी भी प्रायोरिटी पास के, तो आपने 10% यूज कर लिए होंगे, तो आपका उसी दिन के फरवरी में महीने में आपका कुछ 12-13 फरवरी के आसपास आपका सारा वॉलेट का इन्होंने लिमिट ब्लॉक कर दिया। ये और एक डॉक्यूमेंट भेजा कि वी हैव मेस्ड अप, जहां इन्होंने बोला हमसे गलती हो गई है और ये सब, लेकिन आप अब हमसे नो लिमिट पास, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि नो लिमिट में आप हमें 20% और दे दीजिए, तो आप पूरे वॉलेट का 60% ऐसे ले लिए। अब 20% लेने के बाद इन्होंने बोला कि अप्रैल महीना में आपका पूरा वॉलेट अनलिमिटेड हो जाएगा, अप्रैल महीने तक आप 10% यूज कीजिए, मार्च और फरवरी में आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, 10% का वॉलेट आपको यूज करने देंगे, और अभी आप प्रायोरिटी पास ले लेते हैं फरवरी में, तो आपका अप्रैल महीना में बिल्कुल फ्री हो जाएगा, अनलिमिटेड अपना पैसा निकाल। तो कई यूजर्स ने ले लिया मजबूरन, क्योंकि भाई पैसा निकले कैसे। बस ये था कि किसी तरह से पिछला पैसा निकल जाए और हम यहाँ से निकल लें, और इस चलते हम लगातार उसको प्रलोभन। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल जी। तो इनका यही पूरा षड्यंत्र चलता रहा। अब इन्होंने क्या किया सर, तो कुछ मार्च आया, इन्होंने तो बोला था महीना फरवरी में कि हर महीना 10% देंगे। मार्च महीना में हर कोई 1 मार्च को वेट कर रहा था कि जैसे आई 1 मार्च को 10% का लिमिट यूज करे, क्योंकि फरवरी की लिमिट तो सबकी खत्म हो गई। 1 मार्च को जैसे ही 12 बजे लोग सोए नहीं और इंतजार कर रहे हैं 12 बजने का कि 12 बजते ही इन्होंने सबसे बड़ा कांड उस समय फिर किया। उन्होंने लिमिट 10% की जगह सिर्फ 2%। बोला अच्छा, अब 2%, हाँ अब 2% में आप क्या यूज कर लेंगे? 2% में भी कितने बिल्स फेल हो जाते थे, उसकी भी लिमिट कट बिल्कुल जाती थी। सपोज मैंने ट्राई किया, अब मेरे मेरे वॉलेट में सपोज 3 लाख रुपए है, उसका 2% 6,000 भी होता है। जी। अब मैंने एक बार 6,000 की अपने बिल कोशिश कर ली पेमेंट करने की, अब किसी कारण से वो फेल हो गया, जैसे ये तो फेल करते रहते ना पीछे से, आप 10 बार ट्राई करोगे तो एक बार सक्सेस होगा, तो उससे आपका लिमिट ब्लॉक हो जाता था। अच्छा, तो आप उस 2% वो लिमिट काउंट होती थी, जो आप ट्रांजेक्शन लिमिट होती थी, वो काउंट होती थी कि आपने 6,000 कर लिया, भले ही वो फेल हो जाए। कर लिया। वो कहते थे कि जब ये हम जब आपका फिर जब वो हम रिवर्स करेंगे, जब आपसे रिफंड करेंगे, आप फॉलो अप करेंगे, तब वो लिमिट वापस खुलेगी। तो ऐसे करते करते तो पूरा महीना आपका बीत जाएगा, क्योंकि वो 10 बार ट्राई करेंगे तो एक बार सक्सेस होगा, और टेंशन होगी सो अलग। हाँ, तो मजबूरन हम क्या करते थे, अब सर सपोज मेरे पास 3 लाख रुपए है वॉलेट, तो मेरे को 6,000 की लिमिट मिलने थी, तो मैं 6,000 तो कहाँ से कर पाऊंगा, वो फेल ही करता रहेगा और फंस जाए। तो मैं क्या करता था, 50-50 रुपए की रिचार्ज वगैरह करके किसी तरह कुछ निकल जाए,
तो ऐसे करके इंसान मजबूरन में कुछ कर रहा था। बिजली बिल तो इससे हो ही नहीं सकता था 50 रुपए से, जी जी। तो कुछ अपने मोबाइल में जितना डाल सकता हूँ ऐसे करके कुछ निकालने की इंसान कोशिश कर रहा था। ज्यादातर लोग इसी तरह से कर रहे थे कि अपने पोस्टपेड मोबाइल या किसी तरह से कुछ कंज्यूम करना। तो बिल्कुल ही उन्होंने बुरी तरह से फंसा लिया था, और हर कोई अब इंतजार कर रहा था अप्रैल का, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही थी कहीं भी। फिर इन्होंने अगला ड्रामा खेला। जैसे ही अप्रैल आया, फिर 6 अप्रैल को एक नोटिस लगा दिया, जहां बोला कि आरबीआई ने हमारे को स्टॉप ऑपरेशन करने के लिए बोला हुआ है अच्छा। ये वॉलेट को, और हम आरबीआई से तो इसलिए हम अभी ना तो आपको कोई कैशबैक दे रहे हैं, ना हम आपको वॉलेट करना यूज कर देते हैं। तो आपका आज से वॉलेट ऑपरेशन अभी बंद है। हम अभी आरबीआई से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो हम लीगली सही है। जब हम आरबीआई से हमें मिल जाएगा अप्रूवल, तो हम दोबारा आपका चालू करेंगे। तो ये इन्होंने नोटिस कहाँ लगाया, ना तो कंपनी की वेबसाइट पर लगाया, ना कहीं ऑफिशियल जगह पर, इंस्टाग्राम में पोस्ट, जिसकी कोई सेंटिटी नहीं। तो ऐसे करके कुछ भी लगाया और एक छोटा सा पर्ची बस लगा दिया, स्टॉप करो। तो अब हमें इन कंपनी पर तो कोई विश्वास नहीं था कि इनका कुछ भी है। अब मैं आपको रेगुलेटर्स का भी रोल से समझाता हूँ कि उन्होंने आम जनता के साथ कैसे धोखा। आप अब आरबीआई जब भी देखते हैं हम नॉर्मली, जी मैं भी काफी फाइनेंशियल ट्रैक करता हूँ सर, जी। जी तो जब भी कोई बैंक पर या जैसे पेटीएम पर कार्रवाई किया, तो कुछ भी गलती होती है उस कंपनी की, तो तुरंत आरबीआई उसको अपने वेबसाइट पर डालता है प्रेस रिलीज कि जी। हमने इस कंपनी पर ये कार्रवाई की है, यूजर्स को क्या प्रोसेस करना है अपने रिफंड का या जो भी कुछ करना है प्रोसेस आरबीआई लिखती है। लेकिन टॉक चार्ज के केस में कोई भी आरबीआई की तरफ से कुछ भी नहीं है। तो हम लोग बिल्कुल अंधकार में थे कि ये टॉक चार्ज सच भी बोल रही है, झूठ बोल रही है, कि क्या कर रही है। तो हमने लगातार फिर आरबीआई को कंप्लेन किया, फोन किया, मेल किया, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो कंप्लेंट रजिस्टर होता है जहां पर फाइल कर सकते हैं, सब कुछ किया। ट्विटर पर ट्वीट्स किए, निर्मला जी को, फाइनेंस मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, हर तरह से हमने कोशिश की हम्म। कि किसी तरह से कोई हमारी सुनवाई हुई। कोई सुनने को रेडी नहीं था, बहुत ज्यादा कंप्लेन किया। तब फिर जाके फाइनली कुछ 23 या 24 अप्रैल के आसपास आरबीआई फाइनली चैट, आरबीआई ने प्रेस रिलीज निकाला। आरबीआई ने बोला कि उन्होंने टॉक चार्ज को ऑपरेशंस को हॉल्ट करने के लिए बोला है, और यूजर्स का पूरा पैसा 17 अप्रैल तक वापस करने बोला था, जिसको उन्होंने डेट को बढ़ा के, टॉक चार्ज ने बोला उतना जल्दी नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने एक्सटेंशन करके 45 डेज करके कुछ 17 मई किया। साथ में टॉक चार्ज लोगों को धमकी दे रही थी कि आज तक का जो भी कैशबैक है वो आरबीआई कह रही है कि वापस लो। समझिए सर, वो एक आरबीआई पुलिस की में तरफ से कंपनी आई थिंक गेम आरबीआई का प्लान हो रहा नाम था। यूज कर रही है, जी मिसयूज कर रही जी। है, जी। और आरबीआई शांत है। पूरे हर डॉक्यूमेंट में हर जगह वो लीगल नोटिस लोगों को भेज रही है, घर में धमका रही है, अपने गुंडों को भेज अच्छा। रही है कि आज तक मैंने तो टॉक इतना चार्ज कैशबैक किया है, टॉक वो चार्ज आरबीआई कह रही है कि वापस लो। टॉक चार्ज ये कह रही है कि आरबीआई का ये कहना है, मतलब वो या आरबीआई के बिहाफ पे कस्टमर्स को विश्वास में लेके ये गेम प्लान कर रही थी। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? यस, इसमें कहीं ना कहीं आरबीआई का भी रोल है, क्योंकि आरबीआई के नाम पर कोई इंसान लीगल नोटिस भेज रहा है, आरबीआई का नाम पब्लिक में यूज कर रहा है कि आरबीआई कह रही है कि जो भी कैशबैक है वो यूजर से वापस लो, और तब यूजर्स को आप नो ड्यू सर्टिफिकेट दो। टॉक चार्ज ने नो ड्यू सर्टिफिकेट भी बना के रखा है कि जिन लोगों ने सपोज आज तक जो पैसा लगाया प्लस कैशबैक है, उन्होंने कैशबैक के साथ अपने मूल से थोड़ा ज्यादा यूज कर लिया, क्योंकि कैशबैक मिला। सपोज किसी ने 2 लाख रुपए डाले, 50,000 कैशबैक मिला 7-8 साल में, पैसे भी तो फंसे थे। तो उसके कारण उसका 2.5 लाख रुपए में से उसने सपोज 2 लाख रुपए 10,000 यूज कर लिया। अब वो कह रहा है 10,000 मुझे वापस करो, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा यूज कर लिया। तो कैशबैक कौन सा दिया हुआ वापस लेती है, और ये आरबीआई कैसे कर सकती है? इस आरबीआई के नाम से ना उसने सरासर उल्टा लोगों को लीगल नोटिस भेजा। हमने ये सारी चीजें आरबीआई को भेजी, तो आरबीआई ने अपना एक तो ये स्टॉप नोटिस वाला डाला, और साथ में ये भी डाला, ये बोला कि हमने कभी टॉक चार्ज को ये नहीं बोला है कि किसी तरह का कैशबैक आप वापस लो। हमने सिर्फ ये बोला है कि जो यूजर के वॉलेट में पैसा है, प्रीपेड वॉलेट में, उसे आप वापस करो इस डेट। तो आरबीआई का ये आया है, लेकिन टॉक चार्ज तो किसी भी तरह से पैसा वापस करने की मूड में नहीं थी। तो उसने लगातार लोगों को लीगल नोटिस, फोन कॉल्स, धमकी, डिफेमेशन सूट, मेरे ऊपर उसने धमकी डिफेमेशन सूट फाइल करने की धमकी, क्योंकि इस अच्छा। केस में मैंने शुरू में, मैं और एक गोपाल जी, हम लोगों ने शुरू से लीड ले रहे हैं कि कैसे ये टॉक चार्ज शुरू से धांधली कर रही है और गलत काम कर रही है। मेरा कंप्लेन, मैं मुंबई में रहता हूँ, फिर भी गुड़गांव में मेरा ईओडब्ल्यू में कंप्लेन पुलिस में दायर है टॉक चार्ज के अगेंस्ट।
और हम लोग कम से कम जनवरी से कंप्लेन कर रहे हैं, इसके सितंबर से ही हमने चालू किया था जब से नो कन्वीनियंस फीस लगाया है। तो हम लोग लगातार सारे अथॉरिटी को कंप्लेन किए, पुलिस को किए, लेकिन कोई कुछ सुनने को तुलवाया नहीं था। शुरू में तो पुलिस ये कह रही थी कि ये मामला कंज्यूमर कोर्ट का है, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएं, तो एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था बहुत दिनों तक। बहुत मुश्किल से पुलिस मानी, एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद भी करीब 50 से ज्यादा एफआईआर आज टॉप चार्ज के अगेंस्ट गुड़गांव ईओडब्ल्यू में दर्ज है। मेरा फिर गोरेगांव मुंबई पुलिस स्टेशन में भी दर्ज है थाने में। आपने बोला इसके कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी आप लोगों ने लिखा, अप्रोच किया, उधर से कोई जवाब, कहीं कुछ? खिलाफ जवाब नहीं आता है सर। मैंने तो हर मिनिस्ट्री को टच किया है और हर जगह टॉप चार्ज का वायलेशन है। मैंने सर आरबीआई को, सेबी को, एनएफआरए को, आरओसी को, होम मिनिस्ट्री को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, हर जगह पत्रचार, हर तरीके से सीपी ग्राम रिपोर्टर है सरकार की, हर तरह से कंप्लेन किया है और हर कानून का टॉप चार्ज ने सर वायलेशन किया है। मैंने जीएसटी को भी कंप्लेन किया, डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स को भी किया है। जो छोटे छोटे अमाउंट के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट लोगों को पकड़ लेती है, वो टॉप चार्ज का सबसे बड़ा जीएसटी स्कैम मैं सर आपको बताता हूँ। जो 20% कन्वीनियंस फीस और ये सब जो मैंने आपको बताया जी, आज तक इन पैसे का कोई अकाउंट ही नहीं हुआ है, ना तो प्रॉफिट में ना जीएसटी इनवॉइस में। ये हमारे अकाउंट में सपोज हमसे 2 लाख रुपए का फीस ले लिए इन्होंने, तो ये हमारे अकाउंट में दिखाया ही नहीं गया और उसका ना कोई बिल मिला। अगर आप किसी से कोई भी इस तरह का फीस लेते हैं तो उसमें सरकार को जीएसटी देना होता है, उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है। बिल्कुल। जीएसटी का पैसा नहीं गया सरकार के पास और हमारे अकाउंट्स में वो पैसा भी नहीं दिखता है, तो रिफंड किस बात का टॉप चार्ज करेगी? क्योंकि टॉप चार्ज का जो स्टेटमेंट भी है गलत है, क्योंकि उसने आज तक कैशबैक तो अपना जोड़ लिया कि मैंने आपको दिया, लेकिन इस तरह से जो ब्लैकमेलिंग करके फीस लिया लोगों से वो तो उसने कहीं नहीं दिखाया है। और इस पर आरबीआई चुप है। आरबीआई ने एक चोर को ही दे दिया है कि वही अकाउंटिंग करे, वही डिसाइड करे कि क्या देना है। सबसे बड़ा रोल इसका फिर ऑडिटर का भी है सर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। जो इसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं वो संदीप जी, उन्होंने एक अपनी कंपनी बना ली है और उनकी कंपनी जो ऑडिट करती है वो उसी बिल्डिंग में है जिसमें टॉप चार्ज ऑपरेट करती है। जी जी। दोनों सेम बिल्डिंग में है। सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है। उसके बाद तो उस टॉप चार्ज के ऑडिटर ने क्या किया, रिसेंटली एक और कंपनी बना ली है जो लेंडिंग का बिजनेस करती है। तो अब वो पैसा तो ऑडिटर के पास कहाँ से आएगा? डेफिनेटली ये सारा जो पैसा इन्होंने जनता से 5,000 करोड़ हड़पे हैं, वही काफी सारा पैसा उस ऑडिटर की फॉर्म में चला गया है और ऑडिटर ने अपने नाम से, अपनी वाइफ के नाम से या रिलेटिव के नाम से वो फॉर्म बना के उस फॉर्म की मार्केटिंग कर रहा है। तो मैंने इसकी कंप्लेन आरओसी, नफरा से भी सब जगह की हुई है, लेकिन हर कोई पल्ला झाड़ता है। आरबीआई ये बोलता है कि ये वॉलेट हमसे अप्रूव नहीं है। सर अगर अप्रूव नहीं है तो अप्रूव नहीं, तो आरबीआई ने क्या कार्रवाई किया? क्या कार्रवाई की सर? कोई भी आरबीआई को तो कार्रवाई करना बनता है ना। फाइनेंस मिनिस्ट्री को अगर उस देश का नागरिक कंप्लेन करता है कि देश में फ्रॉड हो रहा है, आरबीआई चूंकि बैंकिंग केंद्रीय बैंक है और ये सारे बैंकों की एक तरह से कहा जाता है गॉड फादर है, तो उसको तो देखना चाहिए ना। फिर कार्रवाई क्या किया आरबीआई ने? और आरबीआई को आज पता चल रहा है कि अप्रूव नहीं है। सर 2015 से 16 से जब नहीं, अप्रूव नहीं है ये कह देना, पल्ला झाड़ लेना, ये सफिशिएंट है क्या? बिल्कुल सर। और दूसरी बात है सर, आरबीआई को जब सारे प्रूफ दे दिए गए कि कंपनी गलत कर रही है, तो आज तक आरबीआई ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? उल्टा आप पेटीएम का केस में देखिए सर, उसने कंपनी ने तो मामूली गलतियां की थी, केवाईसी नहीं किया था, इसी के लिए उसका वॉलेट बंद किया गया। और लेकिन यूजर्स को परेशान उसमें नहीं किया गया। यूजर्स को फ्रेश मनी लोड करने से मना किया गया, लेकिन जो एग्जिस्टिंग वॉलेट का पैसा था वो तो यूज करने दिया गया था। अच्छा, आपने कहा हमारा यूसेज ही बंद कर दिया गया और फ्रेश मनी ऐड हो रहा था। अभिषेक जी, आपने कहा कि कंपनी गुंडे भी भेजती थी और धमकियां भी देती थी, तो ये किस तरह की चीजें, हरकतें हो रही थी और क्या इसको लेके कोई क्रिमिनल केस वगैरह भी आप लोगों तरफ दायर किया गया क्या? हम लोग हमारे को जैसे ये डिफेमेशन का सूट और ये सब भेजा करती थी पर्सनली कि 50 करोड़ का सूट, बिकॉज इन्होंने अपने सारे स्कैम का पैसा यूज करके बड़े बड़े वकीलों को हायर कर लिया है और एक तरह से लोगों को धमकाती है और उसमें जुरिडिक्शन का फायदा उठाती है। जैसे मैं मुंबई में, तो वो कहती है कि मैं आपके ऊपर केस करूंगा और आप मुझे दिल्ली एनसीआर आके मेरे साथ केस लड़ो। अगर मुंबई में अगर वो मुझ पर केस करे तो मैं तो बिना वकील के खुद ही लड़ जाऊं, क्योंकि इस कंपनी ने तो पूरा वायलेशन किया हुआ है, ये तो किसी भी कोर्ट में खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन आपको प्रताड़ित करने के लिए वो कहेगी कि जुरिडिक्शन दिल्ली है, एनसीआर गुड़गांव में, तो आप मुंबई से बार बार फ्लाइट लेके तो वहां लड़ने नहीं जाओगे उसके साथ। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरह से अनैतिक आप पर दबाव डाला जाता है, जिसका पुलिस और सबको पता है। तो पुलिस ने आज तक इनको कोई अरेस्ट नहीं किया है, जबकि भारत के सारे कानून का इन्होंने वायलेशन किया है। आप देखिए आरओसी का, अगर मैं एक कानून सर आपको बताता हूँ, आरओसी भी जैसे पल्ला झाड़ती है, जो एमसी है, बोलती है कि आप आरबीआई के अंदर दायरे में,
लेकिन आरबीआई के दायरे में मैं मानता हूं, तो आरबीआई भी टाइम पास करती है, लेकिन आरओसी ये कंपनी 13 मार्च से इसने अपने ऑफिस को बंद किया हुआ है। सर कोई भी बताइए। भारत का कानून में, मैं आपको कंपनी लॉ 2013 जो पास हुआ था उसके आधार पर बता रहा हूँ कि कोई भी कंपनी जो को एक रजिस्टर्ड ऑफिस ऑपरेशनल मैंडेटरी होता है, इस कंपनी का बिल्कुल। रजिस्टर्ड ऑफिस मार्च 2024 से बंद है, अब 4 महीने होने वाले हैं। तो बताइए। आरओसी के दायरे में ये कैसे नहीं आता? आरओसी इसके डायरेक्टर और इस कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये तो उसका क्लियर कट वायलेशन है कि हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, तभी तो वो कोई भी कम्युनिकेशन रिसीव करे। तो इसका जो गुड़गांव वाला जो रजिस्टर्ड ऑफिस जो आप इसकी वेबसाइट पर देखेंगे वो फर्जी है, वो ऑलरेडी ये छोड़ के भाग चुके हैं। इन्होंने पहले बोला हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं इसलिए छोड़ रहे हैं, लेकिन वो परमानेंट छोड़ के भाग गए। तो इन्होंने क्योंकि यूजर के साथ फ्रॉड किया है, तो ये यूजर से बात नहीं करना चाहते हैं, चोरी छिपे बस वकीलों के थ्रू नोटिस दिलाना चाहते हैं कि जिससे दबाव में लोग पैसे इनको और दे दें और कोई दे इनसे दें। पैसा ना मांगे। तो इस पूरे अगर मैं स्कीम को देखूं सर, जैसे मेरे खुद के कुछ मेरा और मेरे वाइफ का वॉलेट मिला के करीब 7 लाख रुपए इसमें फंसा हुआ है। तो सात अगर 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए। हाँ, तो अगर हम इस नामत को देखूं, भारत के 30 लाख यूजर से इसने पैसा लिया हुआ है। भाई। तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा स्कैम 2024 का सबसे बड़ा स्कैम होगा, करीब 5,000 करोड़ से बड़ा, इसलिए मैं इसको कहता हूँ। और ये सबसे बड़ा स्कैम है जिसमें पुलिस को भी अगर ऊपर से दबाव है कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाए, नहीं तो अभी तक ये पक्का गिरफ्तार हो जाते, क्योंकि इससे बड़ा आज तक स्कैम हुआ ही नहीं डिजिटल इंडिया में। और मैंने खुद इसके लिए जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं उनको लेटर दिलवाया था, और ये लेटर कहाँ से दिलवाया गया था? पूरे स्कैम को लेके पर्सनली दिलवाया गया है, क्योंकि हमने एक चीज कहा कि चलो जनता इतना है, सरकार इग्नोर कर देती कंप्लेन को। लेकिन मैंने हरियाणा के जो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, जो हेड है आईटी सेल, उन्होंने पर्सनली व्हाट्सएप किया हरियाणा चीफ मिनिस्टर को कि स्कैम से जनता इतनी परेशान है। उन्होंने मेरा कंप्लेन लेटर आगे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब को फॉरवर्ड किया कार्रवाई करने को। ये किए हुए भी लगभग 1 महीने के करीब हो गया है, लेकिन कोई एक्शन इस कंपनी के ऊपर नहीं हुआ है। तो जो बिल्कुल ही ताज्जुब के है कि कोई कंपनी सरकार को जीएसटी का जिसने हनन किया है, इस कंपनी ने इनकम टैक्स का हनन किया है, जिस कंपनी ने आरबीआई का हनन किया है, सेबी का हनन किया है, और सारे रूल्स को ताक पर रख दिया है, तो और एक वर्चुअल करेंसी प्रेडिक्ट की है, इसके ऊपर तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगना चाहिए, जो आज तक पुलिस ने नहीं लगाया है। क्योंकि अगर आपने वॉलेट में मेरा पैसा दिखाया है सपोज 8 लाख रुपया, तो वो 8 लाख जेन्युइन होने चाहिए, ये नहीं कि वर्चुअल आपने क्रिएट कर दिए अपने मन से। तो आप एक करेंसी प्रिंटिंग कर रहे हैं, और आप पुराना कैशबैक वापस कैसे ले सकते हैं? ये तो ऑडिटर से पूछना चाहिए कि अगर आपने सन 2023 तक ऑडिट कर लिया है, तो आपने उस अकाउंट में कैशबैक को अपने अकाउंट्स में शो किया था कि नहीं किया था? और 2016-17 के कैशबैक आज आप वापस कैसे कर सकते हैं? वो तो लायबिलिटी बैलेंस शीट में खड़ी हो गई है। तो कौन सी ऑडिट इस कंपनी की हो रही थी? तो ऑडिटर का लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किया जा रहा है नफरा के द्वारा और आईसीएआईटी के द्वारा? ये भी एक चिंता की बात है कि कोई कंपनी के साथ साठ पैठ करके ऑडिटर कुछ भी साइन कर रहा है इनका। और मैं आप सबसे बड़ा स्कैम और बताता हूँ इनकम टैक्स का सर। जी। कोई भी वॉलेट या कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सरकार केवाईसी नॉर्म की बातें करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है कि आप अगर पैसा डालोगे तो हम ऐसे ट्रैक कर रहे हैं। इस कंपनी ने मुझसे 6 लाख रुपए जो लिए हैं उसका कोई केवाईसी तो हुआ ही नहीं था। जस्ट 2 महीना पहले 3 महीना पहले केवाईसी हुआ है। अच्छा, केवाईसी तक नहीं हुआ? केवाईसी तो ये लोग लेते ही नहीं थे सर। ये तो जब वॉलेट बंद करने वाला था तो ये केवाईसी वगैरह का नाटक किया कि इसी बहाने कई लोगों का पैसा खा जाए। अच्छा, अभी कुछ देर पहले मैंने प्ले स्टोर पे चेक किया तो इसका कहीं कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी उन्होंने प्ले स्टोर से भी रिमूव कर दिया है, जिससे कि लोगों को पता ही नहीं चले इस ऐप के बारे में कि इसने क्या स्कैम किया है। आपका कोई भी कंपनी अगर 50,000 से ऊपर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में पैसा डाले कहीं भी डाले, तो वो इनकम टैक्स के लिए रूल के अनुसार आपको पैन कार्ड का नंबर लेना होता है। उसके पैन कार्ड की फोटो कॉपी होनी चाहिए कि जिससे कि आप उसका जो भी इनकम आ रहा है कैशबैक या इंटरेस्ट जो भी फॉर्म में आप उसका एक सर्टिफिकेट देंगे यूजर को, सो दैट कि वो यूजर उसके बेसिस पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल कर सके। जी। यहाँ लोगों ने 20-20, 30-30 लाख रुपए डाल दिए। उनसे आज तक उसने पैन कार्ड ही नहीं मांगा, बिना केवाईसी के ही चल रहा था। लेकिन एक बात मैं समझना चाहूँगा अभिषेक जी कि जब लोगों को पता था या जिस तरह से कंपनी ने वो कर रखा था कि आप पैसे डालेंगे निकाल नहीं पाएंगे,
आपको उसके आपके अदर जो यूजेज हैं उसी पे आपको पैसों को आपको इन्वेस्ट करना होगा, या फिर उसको उसके बदले उन चीज़ों को आप सेवाओं को सर्विस को खरीद सकते हैं। सपोज बिजली बिल हुआ या फिर जो अदर चीज़ें हैं सर्विस हैं उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो फिर 20 लाख 25 लाख और 7 लाख तक नौबत क्यों गई? हाँ, मैं आपको समझाता हूँ कि मेरा अमाउंट का मैं अपना समझाता हूँ। किसी ने 20 लाख डाला उसका तो मुझे नहीं पता, बट मेरा जो है मैं आपका सर समझाता हूँ। मेरा जैसे मुंबई में मैं रहता हूँ, पटना में मेरा अपना घर है, तो दिल्ली में फिर एक घर। तो अब इनका बिजली का बिल मिला के मेरा 30,000 रुपये महीने का हो जाता है। वो और इसके अलावा मेरा फिर मोबाइल बिल्स वगैरह भी होते हैं, तो 30 से 35,000 रुपये मेरा खुद का महीने का खर्चा है। जी। मैं कोई कमर्शियल यूज नहीं, ये सब पर्सनली बता रहा हूँ कि जो मेरे मम्मी पापा का फ्लैट और मेरा अपना दिल्ली का और पटना। जी, जी। तो ये अब अगर ये टर्म ऐसा था कि आपको देखिएगा स्कीम कह रहा है कि 3 साल 4 साल 5 साल रखना पड़ेगा आपको, सबको कैशबैक। तो अगर मैं 30,000 रुपये को अगर मैं यूज करता जा, तो साल में 3,60,000, 2 साल में के अंदर मेरा खत्म। तो मेरा कैलकुलेशन यही था कि अगर मैं इतना नहीं रखूंगा तो मुझे कैशबैक मिलेगा ही, इस मजबूरी से। तो मैंने कोई फालतू नहीं रखा। बट अगर आप उसका टर्म ही ऐसा था कि आपको अवधि मिनिमम 18 महीना कम से कम रखना है, और कुछ स्कीम्स के तो 70 महीने 60 महीने का टर्म, तो इंसान ने कहा कि चलो ठीक है, कैशबैक क्यों बर्बाद करें, अगर आना होगा तो बाद में आएगा। तो इसके लिए इंसान ने वो रोटेशन में रखा कि हर महीने यूज होगा। बैंक में भी आप पैसा रखते हैं तो 10 महीने बहुत आम सही बात है ना, कि साल भर का रिटर्न। तो हमने यही सोचा कि कंपनी इतने दिन रख रही है, उस पैसे से यूज करेगी, कुछ फायदा कमाएगी, इसके लिए दे रही है। और पहले इतना कैशबैक था भी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने तो अक्टूबर के बाद बंद कर दिया। जी। तो मेरा जो पैसा फंसा हुआ भी था इसलिए क्योंकि इन्होंने निकालने नहीं दिया। अगर इन्होंने निकालने दिया होता तो आज मेरे वॉलेट में मुश्किल से 1-2 लाख रुपए बचे होते। अच्छा, एक चीज़ और बताएँ कि जैसे मान लीजिए कि शुरू-शुरू में जो सुनने में आया है कि कंपनी काफ़ी फ़ायदा देती रही, तो क्या आपने शुरू से ही कंपनी के लिए आप लगातार आपको कंपनी आपके साथ फ्रॉड करती रही, या कुछ आपको फ़ायदा शुरू में ज़्यादा हुआ जिसके चलते आप लगातार इन्वेस्ट करते गए? शुरू में सर क्या था ना कि जो फायदा था, जैसे कि कैशबैक, जैसे मैंने आपको बताया 8 से 10% शुरू में फायदा मिलता था कैश, जो बहुत रीजनेबल था। जो ₹100 पे आप ₹100 में ₹5 हाँ, 100 रुपए में 8 या रुपया ₹10, 9 रुपया, हाँ। है ना। हुँ। तो अगर मैं पेटीएम ऑक्सीजन वॉलेट भी देखूंगा तो लगभग इतना ही मिलता था उसमें, जी, है ना। बिल्कुल। कई क्रेडिट कार्ड कंपनी भी 5 से 10% आपको कैशबैक दे देती है अगर जी। आप है तो ना। हुँ। तो बहुत ही अबनॉर्मल कुछ भी नहीं था। और प्लस आप इसमें पैसे भी ब्लॉक कर रहे हो 6 महीने, तो इंटरेस्ट भी जोड़िएगा प्लस एक, तो बहुत ही नॉर्मल रिटर्न था। फायदा बस इसका था कि भाई, बाकी जैसे मान लीजिए पेटीएम ने कहा कि महीने का एक बार आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस वॉलेट में है कि आप कितना भी डालिए महीने में, जब भी इसकी स्कीम आएगी, तो जैसे 5,000 रुपए की स्कीम आती, तो 5,000 का आप स्कीम डाले। पहले क्या था, इतने स्कीम नहीं आते थे, महीने के 1 आते थे, 2 आते थे, तो इतना ब्लॉकेज नहीं होता था। तो मैंने भी जो अपना बनाया है, शुरू में मेरा इतना पैसा नहीं जमा होता था। बाद में स्कीम ज्यादा लाने लगी। तो टिल 2021-22 से रिटर्न वर वेरी नॉर्मल। पहले 8 से 10%, फिर बढ़ के 10-20%, 30% तक गया। ऐसा नहीं था कि 50% 60% निकल गया। ये जो नॉर्मल रिटर्न आने लगा, ये जून जुलाई 2023 के बाद है। तो मुझे भी दिमाग ये सब खन का कि प्रॉब्लम है, हो सकता है। तो मैंने सोचा कि अब आगे इसमें कम कर दो, कि आगे फ्रेश इन्वेस्टमेंट, और जैसे ही पहला साइन मिलेगा बिल्कुल ही बंद करके कोशिश करूंगा जितनी सी जल्दी निकाल सकूं। इसलिए जो मुझे पहला साइन मिला अक्टूबर 2023 में, जब इन्होंने कन्वीनियंस फीस लगाया, उस दिन के बाद मैंने 1 रुपया भी नहीं डाला। लेकिन इन्होंने वो मजबूर कर दिया कि आप पैसा ही नहीं निकालते। प्लस वो विंटर का महीना होता है सर, अगर ये गर्मी का महीना होता तो मैं फिर भी काफी पैसे यूज कर लेता। विंटर में सर बिजली वो तो एक्चुअली जो मैं आपसे सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, वो तो प्री प्लान था कि भाई आप निकाल लेंगे तो फिर बचेगा क्या मेरे पास, तो इस तरह से आपको उस चक्र में, उस सर्कल में घुमाते रहना है, और आप यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो आप इतना पाओगे, और इस चक्कर में इन्वेस्ट कराती कंपनी और आपका घाटा होता गया, कंपनी को फायदा होता गया, जो मैं समझ पा रहा हूँ। और उन्होंने जो स्कैम भी इस तरह से प्लान किया कि विंटर के महीने का सर, कि आप कोई जेन्युइन यूजर है, अगर मैं रिचार्ज का शॉप नहीं चला रहा हूँ, तो मैं सिर्फ अपना पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं लोगों से बिल तो मांगता नहीं चलूंगा। तो मेरे मेरे जो बिल होंगे डेफिनेटली, जो समर में अगर एसी वगैरह चलता है तो घर में 2 एसी, तो जो बिल 8-9 हज़ार का होता है, वो विंटर में एसी नहीं चलने की वजह से वो घट के 2,000 1,500 टाइप से हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। तो आपका कंजम्पशन ही नहीं होगा। तो इसके वजह से विंटर में यूज करना भी एक मुश्किल काम हो गया। और प्लस मैंने जैसे बताया कि कन्वीनियंस फीस के बाद इन्होंने मौका ही नहीं दिया, 1-2 महीने के अंदर ही इन्होंने सारे बिल फेल करना चालू कर दिए।
पटना में क्योंकि पेरेंट्स गीजर वगैरह यूज करते तो वहां का बिल थोड़ा बड़ा आया था दिसंबर का, तो उसको पे ही नहीं करने दिया इन्होंने। तो और मुंबई का मेरा जो बिल है उससे 1300 रुपये का आया था, तो कैसे पैसा निकलेगा? तो इन्होंने सब जानबूझ के ऐसे साजिश की। और दिल्ली में भी जो मेरा घर है वो भी, उसमें भी यही प्रॉब्लम थी, क्योंकि दिल्ली में आपका शुरू के यूनिट्स फ्री होते हैं जी। और विंटर के महीने में जब आपका बिजली बिल कम आता है तो आपका आपका बिजली बिल नहीं आता है। आता ही नहीं है। तो हाँ, तो जो कुछ भी आता है समर बिल्स आते हैं। तो इन्होंने जो स्कैम ऐसा किया कि जो नॉर्मली मेरा अगर 30-35 हज़ार रुपये समर के महीने में कंजप्शन होता वो विंटर में घट जाता है, तो आप यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ज्यादातर यूजर के साथ ये प्रॉब्लम आई। सब लोग ये कहते थे कि अगर विंटर ना होता तो पैसा हम काफी कुछ निकाल लेते। समर में इन्होंने, विंटर में इन्होंने मौका नहीं दिया, क्योंकि आपको और जब इन्होंने फेल करना चालू किया, जब लोग डेस्परेट हुए, तब तक बहुत देर हो चुका था। क्योंकि तब लोग अपने दोस्त से रुपये बिल मांगेंगे या कुछ करेंगे, तब तक तो हाथ से बात निकल चुकी थी, क्योंकि लिमिट बिल्कुल लगा दी। बिल्कुल। तो ये सब कुछ एक वेल प्लान था। और इसमें सबसे ज्यादा है कि अथॉरिटी, जो मैं कह रहा हूँ कि सेबी, इन्होंने एक और स्कीम भी जारी की थी, जो जिस स्कीम में कहते थे कि अब जब ये वॉलेट में पेमेंट आने लगा तो इन्होंने कहा कि अब तो कोई वॉलेट में और पैसा डालेगा नहीं। तो फरवरी महीने में इन्होंने एक और स्कीम निकाली कि आपको हम बैंक में कैशबैक दे दें, वॉलेट का प्रीपेड की जगह। ये भी देखिए, ऐसा भी कोई स्कीम किसी कंपनी ने आज तक निकाला नहीं होगा। इस साल फरवरी में, जब ये बंद होने के जस्ट पहले, इन्होंने स्कीम निकाला कि आप हमारे वॉलेट में, आप अब हमको कैशबैक वॉलेट में नहीं देंगे, सीधा बैंक में देंगे। तो क्योंकि इनको पता था कि वॉलेट में तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि हमने इतने चार्जेस लगा दिए। तो इन्होंने उस नाम से भी पैसा निकाला है। और सर, मैं ये आपके माध्यम से सेबी से पूछना चाहता हूँ। सेबी बोलती है कि ये हमसे रजिस्टर्ड नहीं। एक कंपनी एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट निकाल रही है, वॉलेट तक मैं समझ गया कि आरबीआई के अधीन में आता है, सेबी के अधीन में नहीं आती है, क्योंकि वॉलेट आरबीआई का काम, डिजिटल वॉलेट्स। लेकिन इसने जो फरवरी में जो कैशबैक स्कीम निकाला था, उसमें उसने बोला कि जो कैशबैक आएगा वो वॉलेट में जाएगा, वो सॉरी वॉलेट में नहीं जाएगा, सीधा आपके बैंक में जाएगा। तब तो ये सर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो गया। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का मतलब है, ये सेबी के अप्रूवल के बिना भारत में कैसे कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लागू करे? सेबी की चेयरमैन मैडम, जिनसे मैं बहुत खुश भी हूँ कि काफी कुछ उन्होंने सख्ती की है क्या इसके अंदर, लेकिन इस स्कैम को कैसे इग्नोर कर सकते कि कोई आदमी बिना किसी अप्रूवल के इस तरह का अश्योर्ड रिटर्न स्कीम जारी कर रहा है, तो वो कैसे सेबी के परव्यू में नहीं आएगा? और इसको ऑडिटर ने कैसे अलाउ किया? तो इस ऑडिटर का लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल होना चाहिए? ये बात समझ के परे। बिल्कुल अभिषेक जी, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बहुत ही निष्पक्षता के साथ बिना किसी लाग लपेट के अपनी बातों को रखें, और ख़ास तौर पे ऐसी जनता जो कहीं न कहीं ठगी का शिकार हुई हो या फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुई हो, वो सेबी तक अगर आप बात कह रहे हैं या फिर आरबीआई या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री तक, तो हम अपनी बात, आपकी बातों को वहाँ तक ले जाएँगे अपने प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से। और इसमें सच्चाई क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, ये फिर सरकार या सेबी या आरबीआई को देखने की बात होगी। और इसमें जो चीज़ निकल के आएगा आप तक ज़रूर इसका जो भी फ़ायदा हो, जो चीज़ सही हो या गलत हो, निकल के चीज़ें सामने आएँगी और आपको ज़रूर इसका आपके साथ न्याय होगा। अभिषेक जो दावे कर रहे हैं उसमें अगर सच्चाई है, तो ये सवाल सबसे ऊपर है कि आखिर देश का सिस्टम क्या फर्जी पूजा खेड़कर जैसे लोगों के लिए है? क्या देश में हॉस्पिटल, पुलिस प्रशासन सब बिकाऊ है? या फिर जब मामले में खुलासे होने शुरू होंगे, तभी देश में हरिश्चंद्रों की लाइन लगनी शुरू होगी, जैसा कि हर मामले में ऐसा हो रहा है जहां भ्रष्टाचार का मुद्दा बन रहा है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।